ओके तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने अल्केन्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था? ओके तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्केन्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने अल्केन्स पढ़ लिया था। अब हम लोग फटाफट से अल्केन्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, जिस पर यूजुअली मैंने सवाल तो देखा है, सवाल आया है। स्कूल एग्जाम्स वाले हो सकता है इसको 1 मार्क 2 मार्क के अंदर पूछ लें, लेकिन जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस तो बनती है। दैट इज आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। देखो वैसे नॉमेनक्लेचर अगर मैं आज आपको यहां पर इस लेक्चर में ना भी पढ़ाऊं तो क्या लगता है कोई कोई गड़बड़ है? अरे मेरे बच्चों, मेरे दुर्योधनों, तुमको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर तो पूरा डिटेल में मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ सवाल अपन एनसीईआरटी के निपटा लेंगे। लेकिन जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो एक बार इस पर नजर डालना जरूरी होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? हम लोग आइसोमेरिज्म में बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं? आइसोमर्स की। आइसोमर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बुलबुलों? आइसोमर्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं, आइसोमर्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंस हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। एंड दिस फिनोमिनन, और ये जो बेसिकली फिनोमिनन हो रहा है, इस कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। और ये जो प्रोसेस होती है या ये जो आप लोगों को प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिखता है, उसको आप लोग क्या नाम देते हैं? आइसोमेरिज्म नाम देते हैं। नो टेंशन, नो डाउट, बहुत बढ़िया तरीके से आइसोमर्स आपको समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट। याद करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा एक वीडियो हमने इसको डेडिकेट किया था। आइसोमर्स दो तरीके के सिखाए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में दो तरीके के सिखाए थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। वहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको मैंने चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटा आइसोमर्स या मेटामर्स और टॉटोमेरिज्म, ये सब मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पर अगर हम लोग हमारे अल्केन्स की बात करें तो अगर अल्केन्स में हमें आइसोमेरिज्म समझना है तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम इसे समझ सकते हैं। मेरे पास में एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, किस चीज का? ब्यूटेन का। ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होता है। अगर मैं इस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं बना पाऊंगा इससे कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें आपको एक लंबी चेन दिख रही है। कुछ कुछ किताबें इसे N ब्यूटेन भी लिखती है। वहीं पर अगर आपके सामने मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाऊं तो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर नंबर 2 पता है किसका बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर नंबर 2 मिथाइल प्रोपेन का। मैं जो स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाऊंगा वो बनाऊंगा 2 मिथाइल प्रोपेन का। एंड यहां पर भी मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, आप लोगों को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही दिखाई पड़ेगा। कैसे? देखो, यहां पर मैं बनाऊंगा CH3, यहां पर मैं बनाऊंगा CH, यहां पर मैं बनाऊंगा CH3 और यहां पर मैं बनाऊंगा CH3। इसे मैं बोलूंगा आइसोब्यूटेन। इसको मैं आइसोब्यूटेन भी कह सकता हूं। याद करो, मैंने आपको आइसो वर्ड इस्तेमाल करना सिखाया था। क्या बोला था मैंने? कि अगर इस कार्बन को आप पहला बोलते हो तो ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा हो जाएगा। अगर ये तीसरा कार्बन है तो ये लास्ट कार्बन है, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया। तो आपके सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो डेफिनेटली ये जो कार्बन है ये आइसो कार्बन कहलाएगा। ये मैंने आपको सिखा रखा है। और अगर नहीं पता तो अभी समझ लो, आइसो किसे बोलते हैं? आइसो कार्बन कब इस्तेमाल किया जाता है? कि एक आपका कार्बन जो कि कौन से पोजीशन पर हो? जो कि सेकेंड लास्ट पोजीशन पर हो। पहली इसकी कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इस सेकेंड लास्ट कार्बन से दोनों तरफ, इस सेकेंड लास्ट कार्बन से दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मिथाइल ग्रुप ओनली।
बस इसके अलावा और कोई कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आपके यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए और फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नाउ इट कैन बी एनी ग्रुप, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आपका कोई फंक्शनल ग्रुप हो जाए या आपकी कोई अल्काइल चेन हो जाए, फिर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट कार्बन हैव वन हाइड्रोजन, दैट कार्बन इज अटैच्ड एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारी आइसो की कंडीशन हो जाती है। तो ये आप देखो यहां पर आपके सामने दोनों कार्बन है, देख लिया आप लोगों ने इस कंडीशन को। चलो खैर ये हम लोग इसको काफी बार डिस्कस करेंगे तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ तो अब आप देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 4-4 कार्बन है, दोनों में 10-10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के नाम में फर्क है। एक ब्यूटेन है तो एक 2 मिथाइल ब्यूटेन है। एक कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से, कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से वो एन ब्यूटेन है, तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से आइसोब्यूटेन है। दोनों के नाम में फर्क है। और तो और आपको अगर मैं बता दूं तो अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लोअर होगा। तो आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए। कैन यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ आइसोमर, कैन यू आइडेंटिफाई बोथ ऑफ देम आर विच टाइप ऑफ आइसोमर, ये कौन से आइसोमर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, सोचो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखो दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। लेकिन हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 तरीके के पढ़े थे, पोजीशन, चेन, फंक्शन, मेटामर्स और 5वां टॉटोमेरिज्म। तो देखो टॉटोमेरिज्म में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत होती है, वो यहां पर नहीं है। मेटामेरिज्म में 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए, ना वहां पर भी एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ईथर या आपका अमाइन, वो भी यहां पर नहीं है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की जरूरत होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलती है। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, मतलब ये सभी नहीं हो सकते। अब बचा मात्र एक, दैट इज योर चेन आइसोमर। तो आप देख लो यहां पर इस कार्बन में इस कंपाउंड में 4 कार्बन की चेन है, इस कंपाउंड में मात्र 3 कार्बन की चेन है, 1, 2 और 3। तो यहां पर क्या फर्क हो गया, दोनों की चेन की लेंथ में फर्क हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट चेन की लेंथ इज डिफरेंट। तो यहां पर आप इन दोनों को देखकर क्या बोलेंगे, दैट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट chain length is different, but chain length is different, therefore they are chain isomers। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स है। समझ में आई बात? अच्छा इसको नोट करो, फिर एक एग्जांपल और करवाता हूं, नोट करो, ठीक है। अच्छा अब एक एग्जांपल अपन और उठा लेते हैं। तो यहां तक की चीज क्लियर हो गई, पक्का? ठीक है, ग्रेट। चलिए और एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मेरे प्यारे गुलगुलों के लिए एग्जांपल की कमी थोड़ी है। हाँ जी, एक एग्जांपल अपन उठा लेते हैं वापस से। पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन पेंटेन, यानी 5 कार्बन की लंबी चेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली देखा जाता है 309 केल्विन्स। दूसरा अगर मैं आपके सामने कंपाउंड उठाऊं CH3 CH2 CH3 एंड CH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 301 केल्विन्स और इसे बोला जाता है आइसोपेंटेन। सर इसे आइसोपेंटेन क्यों कहा, याद करो क्या कंडीशन सिखाई थी। आप इसे 1, 2, 3 और 4 कार्बन का कंपाउंड मानो। अगर आप यहां से इधर जाओगे तो ये लास्ट कार्बन है,
तो ये लास्ट होने के नाते ये सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया। लेकिन इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर आप फोकस मारोगे तो इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप यहां आ गया और एक अल्काइल ग्रुप यहां आ गया, लेकिन इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, तो ये कुछ केस को फॉलो नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब मैं इस कार्बन पर देखूंगा, अगर मैं इस कार्बन को लास्ट मान लूं और अगर मैं इसे सेकेंड लास्ट मान लूं, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है। देखो इसके पास में इधर भी एक मिथाइल ग्रुप, इसके पास में इधर भी एक मिथाइल ग्रुप, इसके पास में एक हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन भी हो गया। इसके पास में 2 एक जैसे अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल होने की वजह से ये आपके आइसो की कैटेगरी में आ गया, और एक हाइड्रोजन भी है, तो ये इस बात को फुलफिल करता है। तो आपको बेटा सर्च करना है कि क्या ये कार्बन सेकेंड लास्ट है। अगर सेकेंड लास्ट है तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर किस प्रकार के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन पर किस प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या 2 अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप हैं? अगर नहीं, एक जैसे हैं तो कौन से हैं? मिथाइल है। हाँ, अगर सिर्फ मिथाइल है तो आप आइसो नाम दोगे, बाकी और कोई ग्रुप में आइसो नाम नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, या अगर आप इसका IUPAC नेम करना चाहते हो तो आप इसको सिंपल पेंटेन बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। यू विल कॉल इट 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा छोटा नंबर देने की कोशिश करते हैं, ये IUPAC रूल में आप लोगों को मैंने सिखा रखा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपके पास में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, आप गिन सकते हो। यहाँ पर भी आपके पास में 5 हाइड्रोजन, नहीं सॉरी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। अच्छा, तीसरा एक और इसका आइसोमर बनने की कोशिश है, पता है? ये एक आइसोमर और बना लेता है। देखो ये देखो, हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 3 3 6 3 2 3 12, तो इसके पास में भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। इसका नाम पड़ता है नियोपेंटेन। अब सर इसको नियो क्यों बोला? तो बेटा नियो इसलिए बोला, देखो नियो की कंडीशन समझो। नियो की कंडीशन क्या होती है कि अगर आप इस कार्बन को फर्स्ट मान रहे हो तो ये कार्बन तुम्हारा लास्ट हो जाएगा, या अगर तुम लोग इसे फर्स्ट मान रहे हो तो ये लास्ट हो जाएगा। कहीं से भी देखो ये कार्बन हमेशा सेकेंड लास्ट पोजीशन पर आ रहा है। तो नियो की कंडीशन क्या याद रखेंगे? पहली कंडीशन कि कार्बन कैसा होना चाहिए? सेकेंड लास्ट। दूसरी कंडीशन क्या मानेंगे? कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर एटलीस्ट तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों। इट मस्ट हैव 3 मिथाइल ग्रुप्स। इट मस्ट हैव 3 मिथाइल ग्रुप्स। इट इज अ मस्ट कंडीशन, ये होना ही चाहिए। और तीसरी कंडीशन आपको क्या याद रखनी? दैट देयर शुड बी नो हाइड्रोजन। मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर आप देखो कि आपके सेकेंड लास्ट कार्बन के पास में 3 मिथाइल ग्रुप है, सॉरी, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इनफैक्ट ये जो चौथी वैलेंसी है ना, ये भी कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई लंबी अल्काइल की चेन व्हाट्सोएवर इसको यहां पर रख सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल इसका नियो का करके बताता हूं। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड को आप नियो कह सकते हो क्या? तो अब आपको यहां पर सर्च मारना है। भाई ये सबसे लंबी कार्बन की चेन है, ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन, नीचे से मैंने उठाया तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन आ रहा है। वैसे सेकेंड लास्ट हो सकता है ये भी आ जाए, लेकिन इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है ना। कंडीशन तो इसमें फुलफिल हो रही है कि सेकेंड लास्ट कार्बन है, इसके पास में एक बॉन्ड मिथाइल का है, दूसरा बॉन्ड भी मिथाइल का है, तीसरा बॉन्ड भी मिथाइल का है। तो इसकी पहली कंडीशन हो गई कि सेकेंड लास्ट कार्बन मिल गया, दूसरी कंडीशन हो गई कि इसके पास में 3 मिथाइल ग्रुप है, और तीसरी कंडीशन हो गई कि इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ये कार्बन कौन सा कार्बन है? नियो। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? नियो लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है, इसलिए इसको 7 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे हेप्टेन। तो ये हो गया नियो हेप्टेन। समझ गए? तो ये नियो वर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ गया? ग्रेट। अब आप देखो तुम्हारे पास में नियो पेंटेन है, या इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मेरे लाडलो, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखाई देगा। अच्छा, अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखवा दूं
तो इट इज समथिंग अराउंड 283.5 केल्विन, कुछ इतना होता है। तो अब आप देखो क्या फर्क हो रहा है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टी में डिफरेंस। तो यहां पर भी ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 आर कौन से आइसोमर, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन से, क्योंकि अल्केन्स पढ़ रहे हैं हम लोग और अल्केन्स में किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि चेन की लंबाई चेक कर लो, इसमें 5 कार्बन की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें मात्र 3 कार्बन की चेन, तभी तो इसका नाम प्रोपेन पड़ा क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन है। इसका नाम ब्यूटेन पड़ा क्योंकि इसमें 4 कार्बन की चेन, इसका नाम पेंटेन पड़ा क्योंकि इसमें 5 कार्बन की चेन है। तो दे आर ऑल्सो चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मतलब मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये सीक्रेट है अपन लोगों का, ये इस क्लासरूम के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। अल्केन्स, जब आप प्योर अल्केन्स पढ़ते हो विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ अल्केन पढ़ रहे हो, इसमें ध्यान रखना कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। सिर्फ अल्केन, प्योर अल्केन की अगर मैं बात करूं तो मेरे गुलगुलो ये सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म में शो करेंगे, ओनली चेन आइसोमेरिज्म। बस कंडीशन ध्यान रखना कि कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो कितने आइसोमर्स मिले आपको इसके, 3 आइसोमर्स मिले, 3 आइसोमर्स आपको इसके देखने को मिल गए। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर के अंदर आपको इसके चेंज मिल रहा है। और दूसरी बात क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन सा टाइप का, चेन टाइप का। ठीक है, कोई परेशानी। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे, ध्यान रखना जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे, स्टार बना के पॉइंट लिख लो, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन अल्केन्स, जैसे जैसे मेरे गुलगुलो आपके अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, देयर नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, इनके नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा C5H12 में आपको 3 आइसोमर मिले, वहीं आपको एक बात बताऊं, आपके मिथाइल के कितने आइसोमर होंगे, कोई आइसोमर नहीं होगा, इसका एक ही आइसोमर होगा, ये खुद। अच्छा, अगर आपके पास में CH3 है तो क्या आप इसका कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो, भाई इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही तो है, आप ऐसे लिख लो। और अगर ये CH3 हटा के कोई मेरे को बोल देगा कि सर ये, अबे तो ये भी तो वही है बांगड़ू, समझ रहे हो। तो मेरे गुलगुलो, आपके पास में जो गिवन कंपाउंड है वो आइसोमर है कि नहीं, पहचानने का एक तरीका बताऊं, IUPAC नॉमेनक्लेचर बेस्ट तरीका है। देखो, क्योंकि ये 5 कार्बन की लंबी चेन है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर पेंटेन आ रहा है, तो पहले कंपाउंड देख लो, नाम दे दो और उसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लो। फिर ये कंपाउंड मेरे सामने आया तो पहले तो मैंने इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर दिया, इसको 1 कार्बन दिया, इसको 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना होता है, लोएस्ट नंबर रूल, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्योंकि ये ब्यूटेन हो गया, ये डेफिनेटली पेंटेन से अलग है, भाई पेंटेन में 5 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होने की वजह से ये आइसोमर तो हो गए और दोनों कंपाउंड भी अलग अलग है। वैसे अगर मान लो आपके पास में ये लिखा हुआ है और अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों का IUPAC नॉमेनक्लेचर करो, ये मीथेन होगा, इसमें 2 कार्बन है, ये पहला ये दूसरा, तो इसको मैं लिखूंगा इथेन। इसमें भी ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इसको भी मैं इथेन ही लिखूंगा। अबे जब दोनों का नाम इथेन है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए, नहीं, दोनों एक ही हैं। आइसोमर कब होगा, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में फर्क आ जाए, ये अपने अंदर की बात है। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सेम आने की वजह से ऐसा कोई आइसोमर नहीं होगा एक। चलो प्रोपेन बताओ मुझे, CH3 CH2 CH3, मुझे बताओ इस प्रोपेन के कितना आइसोमर्स होंगे, सोचो क्या पॉसिबिलिटीज है। आप ऐसा कर सकते हो क्या कि CH3 को उठाकर इस पर लगा दो, ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो क्या ये आइसोमर बन गया। अबे अब ये लंबी चेन हो गई तुम्हारी समझ रहे हो। अच्छा, ये CH3 को उठा के सर यहाँ रख दो, अच्छा ठीक है, ये बात भी मैं तुम्हारी मान लेता हूँ,
तो क्या ये आइसोमर हो गया? भाई ये तुम्हारी लंबी चेन हो गई। मतलब पहले 3 कार्बन में आपके पास में आइसोमर बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आइसोमर बनाने का आपके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन शुरू होंगे 4 कार्बन से, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्यूटेन सिखाया था। CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। अब यहां पर क्या होगा लाड लो, ये मिथाइल ग्रुप अगर आप उठाकर यहां लगा दोगे बीच वाले कार्बन पे, इसको उठाकर बीच वाले कार्बन पे, तो अब कुछ यहां पर बदलाव मुझे नजर आने लगेगा। ये देखो, अब ये तुम्हारा ब्यूटेन है, लेकिन अब ये लंबी कार्बन की होने की वजह से तुम्हारा प्रोपेन है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आपको इसके 2 आइसोमर दिखेंगे। तो ब्यूटेन के आपके पास में 2 आइसोमर्स हैं। वही अगर मान लीजिए आपके पास में पेंटेन आ गया, CH3 CH2 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 CH3, तो आपको इसके 3 मिल रहे हैं पेंटेन के। आप देखो आपके सामने बने हुए हैं बोर्ड पे। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास में हेक्सेन आ जाए C6H14, तो आपको उसके 7 आइसोमर देखने को मिलेंगे। अब आप चाहो तो बना के देख लेना। C7H16 आ जाए तो आपको इसके 9 आइसोमर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास में कभी डेकेन आ जाए तो भाई साहब आपको इसके 75 आइसोमर देखने को मिलेंगे डेकेन के। समझ में आ रही है मेरे लाडलो? तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं अल्केन के अंदर, उसके नंबर ऑफ आइसोमर भी बढ़ते जाते हैं। आप चाहो तो इस टेबल से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इतना आइसोमर्स हमको पढ़ना था, ठीक है ना? पक्का यहां तक चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलो ग्रेट। अच्छा, इसका मेरे ख्याल से इसके बेटा 5 आइसोमर्स होंगे, हम लोग इसके 5 आइसोमर्स ही बना सकते हैं। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, पहले 3 का 1, फिर चौथे का 2, फिर 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के 3, 6 कार्बन का 5 और 7 का 9, फिर 7 के बाद बढ़ने लग जाएगा नंबर, ठीक है। चलो ग्रेट। तो ये आपके आइसोमर्स के नंबर हो गए, एक बार इसको नोट कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हो गए आपके आइसोमर्स पहचानने का तरीका। मैंने आपको सीक्रेट तो दे ही दिया है कि अगर आपके पास में कोई भी आता है और बोलता है भाई अल्केन कौन से टाइप का या कौन कौन से टाइप का आइसोमर्स बना सकता है, तो आप एक ही जवाब देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अच्छा स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या, तो आप पहले दिन ही उसको बोल दो भाई स्ट्रक्चर आइसोमर बनाता है और उसमें भी चेन आइसोमर बनाता है, बात खत्म, ठीक है। और जितने कंपाउंड मैंने लिखे उसके आपको नंबर याद रखने। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रूल पढ़ चुके हैं, हम हमारे NCERT की जो बुक है उसमें से सीधे कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं और उसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि क्या है कि हम लोग रूल ना डिस्कस करते हुए सीधे सीधे प्रैक्टिस मार लें, तो वो भी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिस मारना ज़्यादा बेटर होता है थ्योरी पढ़ने के मुकाबले। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको इसके साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन ये दे देता हूं, एक क्वेश्चन मुझे ये भी अच्छा दिख रहा है, CH3 CH2 CH2 CH, फिर यहां पर CH के साथ में CH3 CH3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, पहचानना तो हमें आ ही गया है। फिर ये CH3 है, फिर यहाँ पर C है, फिर यहाँ पर CH2 CH3 है, फिर यहाँ पर CH2 CH3 है, फिर यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। और एक और उठा लेता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 और CH3 C CH2 CH3 CH3, तो ये हो जाना चाहिए CH। अच्छा वाह यार, बड़ा खतरनाक कंपाउंड दिया है यार ये तो। फिर ये आ जाएगा आपका CH2, फिर आ जाएगा तुम्हारा CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
ठीक है, चलो सॉल्व करो इनको। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला कैसे सॉल्व होगा? पहले वाले में लोएस्ट नंबर रूल लगाना पड़ेगा, यहां से शुरू करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे और चौथे पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, अगर यहां से शुरू करते तो 1 2 3 4 5, तीसरे और पांचवे पे आता, तो तीसरा और पांचवा बड़ा नंबर है दूसरे और चौथे के मुकाबले, मतलब ये वाला नंबरिंग ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले इथाइल ग्रुप है इसलिए हम पहले लिखेंगे 4 इथाइल, फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे 2 मिथाइल, और 6 कार्बन की वजह से हम लिखेंगे हेक्सेन। यहां पर क्या हो रहा है, आप लोवेस्ट नंबर रूल तो लगा दोगे, ऑब्वियसली सबको दिख रहा है कि हाँ भैया यहां से हम लोग लोवेस्ट नंबर रूल लगा सकते हैं। अब यहां पर आप देखो, ये वाला एक इथाइल ग्रुप है, ये वाला एक इथाइल ग्रुप है, ये वाला एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है? पांचवें नंबर वाले कार्बन से ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। याद करो मैंने अभी आपको आइसो सिखाया था। ये कार्बन जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस सेकेंड लास्ट कार्बन के इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन। ये सेकेंड लास्ट कार्बन भी है क्योंकि ये अगर तीसरा कार्बन है तो ये सेकेंड लास्ट, क्योंकि ये लास्ट है तो सेकेंड लास्ट, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन, इसके इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, दोनों सेम है मिथाइल, और सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक हाइड्रोजन, और चौथा कुछ भी उससे मतलब नहीं, मतलब ये तुम्हारा आइसो कार्बन है, ये तुम्हारा आइसो ग्रुप है। और हमेशा ध्यान रखना, आइसो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, सेक और टर्ट को कभी नहीं लिखा जाता, ये नीचे वाले एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा। तो आइसो को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? थ्री कॉमा 3 डाई इथाइल, फिर पांचवें नंबर वाले कार्बन पर 5 आइसोप्रोपाइल, ABCDEFGHI JKLN, बिल्कुल सही बात है, 5 आइसोप्रोपाइल, देन 4 मिथाइल, और 8 कार्बन की चेन है इसलिए ऑक्टेन। ठीक है, लाड़ लो। अच्छा, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा पहले दिख रहा है, चौथे नंबर वाले कार्बन पर 10 कार्बन की चेन है, ये क्लियरली सबको विजिबल है, ये फिर आप पहचान ही गए होंगे क्योंकि ये सेकेंड नंबर वाला कार्बन है, ये पहला तो ये तीसरा, मतलब ये सेकेंड लास्ट हो गया। सेकेंड लास्ट कार्बन पर इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और ये हाइड्रोजन, मतलब ये वाला कार्बन तुम्हारा आइसो कार्बन है, सब पहचान गए। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई, ये तुम्हारा सेकेंड नंबर वाला कार्बन जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अब इसको क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों यहां पर एक बात समझना, इस तरीके के कार्बन को हमेशा सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कार्बन। तो मैं पहले एक काम करता हूं, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन पहचानने का तरीका बता देता हूं। पहला तरीका सब लोग नोट करेंगे, प्राइमरी कार्बन्स क्या होते हैं? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप हो, 2 हाइड्रोजन हो, ये होता है आपका प्राइमरी कार्बन। चौथी वैलेंसी पर कुछ भी हो सकता है, एक लंबी कार्बन की चेन भी हो सकती है, जैसे ये लगी हुई लंबी कार्बन की चेन, अरे ये क्या हो गया, या कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी कार्बन। तो क्या ये वाला कार्बन प्राइमरी कहला रहा है? नहीं, प्राइमरी कार्बन की क्या रिक्वायरमेंट है कि एक अल्काइल ग्रुप हो और 2 हाइड्रोजन हो। प्राइमरी कार्बन की क्या रिक्वायरमेंट है कि एक उसके पास में अल्काइल ग्रुप हो और 2 उसके पास में हाइड्रोजन हो। तो क्या इसके पास में है? नहीं, इसके पास में आपको, इस कार्बन के पास में एक आपको इधर अल्काइल ग्रुप दिख रहा है और एक इधर अल्काइल ग्रुप दिख रहा है और एक ही हाइड्रोजन है, तो ये आपका कार्बन प्राइमरी कार्बन तो नहीं है। तो नोट करो प्राइमरी कार्बन को जल्दी से, बेटा जल्दी जल्दी रब करूंगा, नोट करना पड़ेगा। नोट कर लिया? पक्का? चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की, कि आपके सेकेंडरी कार्बन्स क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है ऐसे कार्बन जिसके पास में 2 अल्काइल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो। चौथी वैलेंसी पर कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग कार्बन की चेन हो सकती है, लॉन्ग चेन हो सकती है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर ये जो तुम्हारे 2 अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं
और ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। याद करो मैंने आपको सिखाया था। तो क्या ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है क्या, देखते हैं। हाँ सर, ये कार्बन है, ठीक है सर। इधर एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है सर। इधर एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है सर। दोनों सेम है क्या, नहीं सर, डिफरेंट है। अच्छा सर, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं सर, एक हाइड्रोजन। हाँ सर, ये रहा एक हाइड्रोजन, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन और सेक कार्बन। नोट करो सेकेंडरी कार्बन को, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन क्लियर। चलिए अब यहां पर अपन लिखते हैं टर्शरी कार्बन भी पहचानने का तरीका सीख लो। टर्शरी कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता और तुम्हारे 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। 3 अल्काइल ग्रुप, तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये टर्शरी वाली कैटेगरी में तो आ नहीं रहा है, पर टर्शरी वाला आप लिख लो कि एक कार्बन जिससे 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये कार्बन में सेकेंड लास्ट का कोई टेंशन नहीं होता। सेकेंड लास्ट का टेंशन सिर्फ आइसो और नियो में होता है, जो मैंने आपको यहां पर सिखाया कि ये कार्बन सेकेंड लास्ट होना चाहिए। काय में, आइसो और नियो में। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ऐसा कोई लोड नहीं है। नोट कर लिया, ग्रेट। अब एक चीज और नोट कर लो जो तुम लोगों को एनसीईआरटी में दे रखी है, वैसे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, दैट इज क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन में आपके कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। 3 अल्काइल ग्रुप, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। चारों सेम भी हो सकते हैं, चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वाटरनरी कार्बन हो गया। नोट कर लो इसको भी। व्हेन योर सेंटर कार्बन इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर क्वाटरनरी का तो कोई सवाल है ही नहीं, पर ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा सेकेंडरी कार्बन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो। सेक टर्ट आर नेवर इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल रूल। वैसे तो मैं ये जीओसी में सिखा चुका हूं, अल्फाबेटिकल रूल में सेकेंडरी और टर्शरी को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन आइसो एंड नियो आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल रूल। दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल रूल। तो अब देखो यहां पर अपन कैसे लिखेंगे, देखो तो कैसे लिखोगे, ये तुम्हारा 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज योर प्रोपाइल। लेकिन ये कार्बन कौन सा, आइसो, तो उसको बोलेंगे हम आइसो प्रोपाइल। और ये 1 2 3 और 4 कार्बन वाला ग्रुप है ब्यूटेन, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो क्योंकि यहां पर सेक अल्फाबेटिकल रूल में नहीं आएगा, इसलिए हम सेक को अवॉइड करेंगे। लेकिन ये ग्रुप कौन सा है, 1 2 3 4 कार्बन होने के से ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल मतलब बी पहले आता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 4, ब्रैकेट में डालेंगे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज करके लगाएंगे कॉमा, फिर हम लिखेंगे 4th। चौथे नंबर वाले कार्बन पर कौन आ गया वापस से, आइसोप्रोपाइल। अब यहां पर सवाल यह आएगा कि सर सेक पहले क्यों और आई बाद में क्यों। तो मैंने आपको सिखा ही दिया कि आइसो और नियो अल्फाबेटिकल रूल में आते हैं, लेकिन सेक और टर्ट नहीं आते। तो सेक को हमने अवॉइड कर दिया, सेक को अवॉइड किया तो फिर ब्यूटाइल को देखना पड़ा। ऐसा थोड़ी कि तुम ब्यूटाइल को छोड़ दोगे, भाई तुम सेक को नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन इस अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। इसका नाम क्या है, ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल अल्फाबेटिकली पहले आ गया आइसो के, तो बाद में आया आइसोप्रोपाइल। फिर कितने कार्बन की चेन है, 10 कार्बन की चेन है, इसलिए डेकेन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोगों को नॉमेनक्लेचर वगैरह करना रहता है। दिस इज द वे हाउ वी कैन डू नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मैंने आपको इसके अंदर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन भी समझा दिया। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका अल्केन्स का आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। अगले लेक्चर में हम लोग उठाएंगे अल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो अब आपको क्या करना है,
मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस मार लो। ये जो तुमको टेबल दिख रहा है, टेबल 13.1 एनसीईआरटी का, एक बार इसकी प्रैक्टिस मार लो अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम 13.3 निपटा लो। एक बार आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी से अपनी जरा पहचान बना लो। प्रॉब्लम 13.4, प्रॉब्लम 13.5 निपटा लो। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो मेरे ख्याल से अब इसके अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर अपन प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए आपका टास्क क्या है, आपको होमवर्क में क्या निपटाना है, एनसीईआरटी उठानी है। उसमें आपको टेबल 13.1 उठाना है, प्रॉब्लम 13.3, प्रॉब्लम 13.4, प्रॉब्लम 13.5, इसको एक बार करके देख लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमसे नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं एक क्लास अभी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया है, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। इसके आगे की बात इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू प्यारे बच्चे।